नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपको पता है कि लेकर चल रहा है आपके विगत वर्षों की जो प्रश्नों की सीरीज है। सीरीज क्या कह सकते हैं, विगत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं। उसका मेन उद्देश्य है कि आपकी तैयारी कितनी है, और एक चीज़ और का आकलन करना है कि आखिर आयोग के द्वारा जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं। दरअसल जब तक हम इसका अंदाजा नहीं लगा पाते हैं तब तक अपने तैयारी का सही आकलन नहीं हो पाता है। और जब आप प्रैक्टिस सेट तमाम सारे प्रकाशनों के देखते हैं तो उसमें प्रश्न बड़े जटिल से होते हैं, जबकि आयोग के प्रश्न सरल होते हैं। बस जरूरत होती है तो अपने कंफ्यूजन को दूर करने की। तो इसी क्रम में आप सभी लोग, मैं ये जानता हूं कि एक सजग तैयारी करने वाले हैं, एक अच्छे कंपटीटर हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। फिर भी ठीक, आप देखिए, चीटिंग मत करिएगा, ठीक है। आराम से देखिए और एक पेन और कॉपी लेकर कि ये जो आप पढ़ लिए हैं इसमें से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। और जब आप पढ़े होंगे उससे ज्यादा फायदा ऐसे होने वाला है कि मैं लगभग एक क्वेश्चन के सारे ऑप्शन पर डिस्कस करूंगा, तो ये ना केवल 62 क्वेश्चन, इसके 3 गुने 4 गुने क्वेश्चन आपके पास होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या 2010 के पेपर में क्या क्या भूगोल के पार्ट में आया था, और इससे आप यूपीटीजीटी 2025 के प्रश्न पत्र की सही तैयारी का आकलन कर पाएंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लगा है कि कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आप इस प्रश्न का आंसर लगाइए। मैं आपको तब तक देखिए बता देता हूं कि अगर कोरोमंडल तट की बात करता है, ठीक है, ये आपका भारत है, कोरोमंडल तट पूछ रहा है, तो देखिएगा ये तो है मालाबार तट। ये क्या है? मालाबार तट है। ये आपका है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। अब आपको पता होगा कि ये केरला है, ये केरल है, और ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक। कोरोमंडल तट पे पूछ रहा है कि वर्षा किस मानसून से होती है। तो देखिए, अगर प्रश्न आता कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, भारत का मानसून किससे टकराता है, तो यह तो होता मालाबार तट। क्या? मालाबार। यह हिंद महासागर से सबसे पहले मानसून चलता है और कहां टकराता है? 5 जून को कहां? केरल में। 5 जून को केरल में, जिसे हम मानसून प्रस्फोट कहते हैं। मानसून प्रस्फोट, ठीक है, मानसून प्रस्फोट कहते हैं। ये अगर मानसून की इसकी हम बात करें तो आप जान रहे होंगे इसका नाम आप क्या रखेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। अभी तो आप रिवीजन कर लीजिए, जब मानसून चलेगा, ठीक है, टाइम है अभी एग्जाम में, डेट जब से बढ़ गई है, एकदम फाड़ के रख देंगे। मानसून से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मानसून आप जानते हैं कि बात भारतीय वर्षा, मानसूनी वर्षा होती है। मानसून अरबी शब्द है। मानसून क्या है? अरबी शब्द है। ये सब लिखते जाइएगा, ठीक है। और मानसून कहते किसे हैं? मौसम के अनुसार, ठीक है, अपनी दिशा को बदलने वाली हवाओं को ही मानसून कहते हैं। मौसम के अनुसार अपनी दिशा को बदलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। क्लियर? तो ये देखिए, भारत में 6 महीना तक हवाएं स्थल से सागर की ओर और 6 महीने सागर से स्थल की ओर चला करते हैं, ठीक है। तो जब सागर से स्थल की ओर चलती हैं तभी बारिश होती है। और इसकी अगर बात करें, देखिए एक दक्षिण से चल रही है तो इसका एक पहला बात होगी दक्षिण, और पश्चिम से पूरब की तरफ मुड़ रही है तो दक्षिण पश्चिम मानसून इसको कहते हैं, ठीक है। यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून कहां सबसे पहले टकराता है? तो मालाबार तट पे। कब टकराता है? तो 5 जून को टकराता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो मानसून प्रस्फोट कहते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी से होती है। सर्वाधिक वर्षा इसी से होती है। कौन से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये बात तो इसकी हो गई। अब देखिए, इधर मानसून बरसते हुए चला जाता है, ठीक है।
जब इसके लौटने की बारी होती है, मतलब आप जानते हैं सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम में करता है, मेघालय के मानसीराम में। तो जब यहां सूख जाता है तब तक स्थितियां बदल जाती हैं, स्थितियां बदल जाती हैं। ठीक है, क्या कि अब सूर्य आपका भूमध्य रेखा पर चमक रहा होता है, तब क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब और ऊपर की तरफ उच्च वायुदाब स्थापित हो जाता है, और मानसून तब देखिएगा ऐसे चलना प्रारंभ करता है, इस तरह से। और ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्लियर? मजा आएगा, कमेंट भी करिएगा। ठीक है, ये मानसून क्यों चला? क्योंकि सूर्य 21 जून को कहां चमक रहा था? कर्क रेखा पर। ये आपकी कर्क रेखा है 21 जून को, इसलिए ये भाग पूरी तरह से, ये थार का मरुस्थल और तिब्बत का पठार पूरी तरह से गर्म हो जाता है, जिससे यहां एलपी स्थापित होता है और यहां एचपी। इसलिए मानसून हवाएं हमेशा कहां? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, इसलिए ये मानसून चला। अब हो गया क्या? जब 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर चमकता है क्या? सूर्य। 21 मार्च और 23 सितंबर, जिसको बसंत और शरद विषु भी आप कहते हैं। समझ में ये बात? तो अब क्या हो गया? आ गई स्थिति किसकी? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की। सितंबर की स्थिति जब आ जाती है, ठीक है, सितंबर में, ठीक है, सितंबर की स्थिति जब आ जाती है तो भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो यहां एचपी स्थापित होता है और यहां एलपी। अब उल्टी दिशा में हवाएं बहने लगती हैं स्थल से सागर की तरफ। ठीक है, अब देखिए, इसको हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून कहते हैं। राइटिंग बताइएगा तो और अच्छी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। लौटता हुआ मानसून। और ऐसे नाम देना चाहेंगे तो क्या होगा? देखिए, उत्तर से आ रहा तो उत्तर, पूरब से, ये पूरब है ना, उत्तर पूरब मानसून इसे कहते हैं, या लौटता हुआ मानसून। ये कहां टकराता है? कोरोमंडल तट पर या तमिलनाडु में। कोरोमंडल या तमिलनाडु में। तो यही आपका आंसर था। क्या था? यही आपका आंसर था। देखिए, क्या कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या पश्चिमी विक्षोभ से? नो। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से? नो। उत्तर पूर्वी मानसून से? यस। ये जवाब आपका सही था और 100% कॉन्सेप्ट के साथ था। आप इसके साथ पश्चिमी विक्षोभ से कहां बारिश होती है? पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में, शीत ऋतु में बारिश होती है उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में यह कहां से आता है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से आता है। इसे स्थानीय रूप में मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। इससे भी कम से कम 10-15 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया। ठीक, अब देखिए, ये तो मानसून, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, जिक्र ही हो गया। स्थानीय पवन अभी आएगा तो बता दिया जाएगा। तो कैसा लगा है? और एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर या अकेडमी से जुड़िए, आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए जाएंगे। अपने मित्रों को भी शेयर करिए। आगे है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन, अभी मैंने इसके बारे में खूब जिक्र कर दिया। ठीक, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा कब होती है? देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून से? नो। उत्तरी पूर्वी मानसून से? नो। पश्चिमी विक्षोभ से? किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। क्लियर? 100% क्लियर। ठीक है, कह रहा है कि कोलकाता में 88°30' पूर्वी देशांतर, यदि उत्तर देशांतर, यदि सूर्योदय पर होगा, यहां देशा या मैं यहां समझिएगा, सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई में कितना? 73 अंश पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा? अब इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा। ठीक है, हल करना पड़ेगा। कैसे? आप देख लीजिए, जबरदस्त तरीके की समझ विकसित कर लीजिए। देखिए, ये आपका भारत अगर आधा हम बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये अब देखिएगा, पहले ये कोलकाता है। कहां है? कोलकाता। रटिए मत, समझ लीजिए। ज्योग्राफी बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है। रटेंगे तो नहीं आएगी। हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत बेवफा। शाम तक रटो, सुबह सफा।
ठीक है, तो समझेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये कोलकाता है आपका और ये दूसरा जगह है मुंबई। क्या है? मुंबई। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कोलकाता में कितना 88°30' और मुंबई में कहा 73°। ठीक है, ये पूर्वी भारत के संबंध में ये टोटल क्या है? टोटल पूर्वी देशांतर, भारत का संबंध नहीं, ये पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है, पूरे पृथ्वी की बात करेगा ये। तो दोनों पूर्वी ही है क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर? हाँ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, दोनों पूर्वी हैं। दोनों क्या है? पूर्वी हैं। अब आपको जानना है कि दोनों में अंतर कितना हो रहा है। दोनों में अंतर कितना हो रहा है? तो 88। ठीक है, 88 में से आप पहले 73 घटा लीजिए, सीधी सीधी बात जो हो जाए। 88 में से 73 आप घटा लीजिए। ठीक है, 88 में से अगर आप 73 घटाएंगे तो देखिए 5 आ रहा है और 1 आ रहा है। ये 15 देशांतर पूरा हो गया। कितना? 15 देशांतर आपका पूरा हो गया। अब आपको अंतर दोनों में 15 देशांतर का है। अब आप मैथ अगर लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, घबराइएगा मत टाइम देखकर। और आप जितना धैर्य तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि आप अध्यापक बन रहे हैं। यदि तैयारी अच्छे से कर लिए, और अध्यापक तो जान लीजिए समाज का आईना होता है, समाज का आदर्श होता है, तो उसके पास धैर्य भी बहुत होता है। और आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी दिक्कतों से एग्जाम रुक रहा है, तो उन्हीं दिक्कतों को दूर करिए। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हमको भी लग रहा था कि कब होगा कब होगा, लेकिन जब हो रहे लगता है तो एकदम होने लगता है। ठीक है, आपको चॉइस करना पड़ता कि ये करें कि ये करें। बस तैयारी जब तक थोड़ी सी कम रह गई है तब तक नहीं होता और घबराहट होने लगती है। देखिए, एक देशांतर बराबर होता है, एक देशांतर बराबर होता है कितना? 4 मिनट के। ये तो आप जान ही रहे होंगे, 4 मिनट के। तो 15 देशांतर बराबर 15 देशांतर बराबर होगा 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट। यही आपके यहां घंटा है, 1 घंटा। और ये 30 मतलब आधा देशांतर, यानी 1 घंटा 2 मिनट। ठीक है, 30 ये अंश का आधा है, इससे यहां 2 मिनट अतिरिक्त हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा 2 मिनट का अंतर है। अब देखेंगे जब हम बात करें तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देशांतर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये प्रधान यमोत्तर बीच में है, ग्रीनविच रेखा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समय आगे बढ़ता जाएगा। तो कह रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 1 घंटा 2 मिनट का अंतर है। कह रहा है क्या कि 6:10 हो रहे हैं। कहां? 6:10 हो रहे हैं। कहां? कोलकाता में। तो मुंबई में कितना बजेगा? तो मुंबई में 6 1 7 और 10 2 12, 7:12 आपके होंगे। कितना? 7:12, मतलब 6 धन 1 बराबर 7 हो गया। और मिनट को मिनट में जोड़ेंगे, धन 2। ठीक है, 6:12। तो कैसा लगा है बताते जाइए। आप इसी तरह से लगा सकते हैं। अगर ये पश्चिमी गोलार्ध में चला गया होता तब वो पूरी तरह से माइनस होता। समझ में आई बात? तो ये था आपका प्रश्न और ये था जवाब। आगे है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। कह रहा है कि उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर होता है। एकदम बिल्कुल करेक्ट है, 100%। ठीक है, महाद्वीप, जो भी महाद्वीप हैं उसमें देखिएगा जितने भी मरुस्थल हैं उन सबका विकास कहां हुआ है? पश्चिम में हुआ है, पश्चिम में हुआ है। तो ये तो 100% करेक्ट है, ये सही है। कह रहा कि वायुभार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती हैं। अब देखिएगा, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये तो बात सही है लेकिन व्याख्या की बात नहीं है। समझ में आई बात? दोनों बातें सही हैं। वायु भार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती हैं, ये भी सही है। ठीक है, मौसम या तापमान कह लीजिए,
लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। क्लियर, 100% क्लियर। थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हाँ, कह रहा किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी एवं संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? कगार, भृगु, कटक या महाखड्ड। तो देखिए, इसे हम कैनियन, गार्ज या कैनियन कहते हैं। गार्ज मतलब गड्ढा, महागड्ढा, ठीक है। अगर इस तरह से घाटी हो जाए तो यही क्या कहलाती है? गार्ज या कैनियन। ये अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी होता है महाखड्ड। क्या होता है? महाखड्ड। आइए इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भूकंप की प्रबलता। अब देखिए, एक चीज और आपको बताना है, जैसे जलवायु से प्रश्न है, अपरदन की अभिकर्ता से प्रश्न है, जैसे नदी से प्रश्न पूछा गया, तो इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि प्रश्न कहां से आ रहे हैं। प्रश्न कहां से आ रहे हैं, वह पोर्शन हमारा कमजोर है या अच्छा है। अगर प्रश्न का जवाब आप अच्छे से दे जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर दिक्कत में है। ठीक है, देखिए कह रहा है भूकंप की तीव्रता, यानी भूकंप आपको पढ़ना है। भूकंप से जो 25 से 50 क्वेश्चन बनते हैं, निश्चित तौर पे आपको पढ़ना है। कह रहा है कि एनीमोमीटर नहीं, प्लेनीमीटर नो, बर्नियर मापनी ने, रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना। अब देखिएगा, आपको मैं झलक दिखला देता हूं। जैसे भूकंप आप तैयार करते हैं तो कैसे, क्या क्या प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं, ऐसे आप तैयार करिएगा। क्या? भूकंप का अध्ययन, ठीक है। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। फिर अगला कि भूकंप जिस पैमाने पर मापा जाता है, ठीक है, भूकंप जिस पैमाने पर मापा जाता है उसे रिक्टर मापनी, और मर्केली भी, ये भी सही होगा, मर्केली मापनी कहते हैं। दोनों पे मापा जाता है, मापनी कहते हैं। क्लियर। फिर अगला प्रश्न क्या आ सकता है कि भूकंप नापने का यंत्र क्या है? भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से, ठीक है। आगे, भूकंप जहां से उत्पन्न होता है सबसे पहले, भूकंप जहां से सबसे पहले उत्पन्न होता है, जैसे एक फिगर आप देखे होंगे, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं मूल। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। इस तरह से आप फिगर देखे होंगे, ये, ठीक है। तो इसे भूकंप मूल या केंद्र या अंग्रेजी सबसे आसान होती फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस, ठीक है। और जहां धरातल पर सबसे पहले टकराता है, धरातल पर सबसे पहले टकराता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। या एपी सेंटर कहते हैं, एपी सेंटर। क्लियर, एपी सेंटर कहते हैं। समझ में आई बात। और भूकंप में आप जानते हैं कि 3 तरह की लहरें निकलती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स। नाम उन्हीं के अनुसार रखा, जैसे कोई व्यक्ति काला है तो करीवा कह देते हैं, कोई व्यक्ति गोरा है तो गोरका कह देते हैं, समरका कह देते हैं, पतरका और मोटका कह देते हैं। उसी अनुसार जो सबसे पहले तरंग टकराती जाकर पी वेव्स, प्राथमिक तरंग उसे कहते हैं, ठीक है। इसकी गति बहुत तेज होती है, ठीक। और यस वेव दूसरी है, यस वेव्स सेकेंडरी वेव्स, और यल मतलब जो धरातल पर चलती है उसे यल वेव्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी एक कौन ठोस और दोनों में चलती है, कौन केवल ठोस में चलती है, ठीक है ना जी। अगर इतना अध्ययन आपका है तो निश्चित तौर पे आपका एग्जाम निकलेगा इस बार। आगे बढ़िए। कह रहा है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। सहारा में जो प्रवाहित होने वाली गर्म और शुष्क पवन है, जल्दी से जवाब बताइएगा। आप सब जान रहे हैं, मैं ये जान रहा हूं, आप सब जान रहे हैं, मैं ये जान रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा, कौन सी सिराको, कौन सी हवा? सिराको, ठीक है। और इसी
जो सहारा से ऊपर की तरफ भूमध्य सागर से होकर ऊपर बहती है सिराको, समझ में आई बात? तो वह सहारा के मरुस्थल से रेड टाइप का रेत लेकर चलती है, और यही जब भूमध्य सागर से जलवाष्प उठाकर बरसात करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड रेन कहते हैं। कहां? ब्लड रेन कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये हो गया। चीनू को आप जानते हैं, हिमभक्षी इसका नाम है, हिमभक्षी। ठीक है, ये कौन से पर्वत से चलती है? रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत से चलती है, रॉकी पर्वत से चलती है। ये कहां चलती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं मिस्टल और फान, तो फान जो है स्विट्जरलैंड में चलती है। कहां? आल्प्स पर्वत के सहारे। ठीक है, आल्प्स पर्वत के सहारे। ठीक है, और मिस्टल जो है ये क्या है? ठंडी हवा है, बाकी सब गर्म है, ठंडी है, और यह चलती है फ्रांस में। कहां चलती है? फ्रांस में। तो इस तरह से आपका चारों, इसका मतलब है कि स्थानीय पवन आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ठीक है ना जी? अगर इतना विस्तृत बताया जाएगा तो 62 क्वेश्चन में 3 घंटा जाएगा। ठीक है, मैं तो आपको इसलिए बता दिया 2-4 क्वेश्चन में कि आप क्या करेंगे, इसी तरह से पूरे चैप्टर को क्या करना है? खंगालते चलना है कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। हाँ, कह रहा है कि इस निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहते हैं? देखिए, जब आप धारा की परिभाषा पढ़ेंगे, धारा को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ड्रिफ्ट को अपवाह कहते हैं। स्ट्रीम मतलब विशाल जलधारा को कहते हैं। जेट स्ट्रीम ये वायु की राशि है, ना कि जलधारा की राशि। बाकी तो सभी जल की बात कर रहे हैं। तो जब सागर या महासागर का जल एक निश्चित दिशा में तेजी से प्रवाहित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं या अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट कहते हैं या अपवाह कहते हैं। इसी को धारा भी केवल कहते हैं। समझ में आई बात? धारा भी केवल कहते हैं। तो इसका आंसर ये सही होगा। विशाल स्ट्रीम मतलब जैसे गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम कहां चलती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ चलती है और गर्म होती है। समझ में आई बात? कह रहा विक्षेप बल, कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। कोरियालिस बल, ये बल पहले से था, केवल कोरियालिस महोदय ने इसे खोजा है, पहचान किया है, इसलिए उसको कोरियालिस बल कहते हैं। वायुदाब के अंतर से प्रवणता जन्म लेती है, ढाल जिसे कहते हैं। तापमान के अंतर से, पृथ्वी के परिभ्रमण से, उच्चावचीय विषमता से नहीं, पृथ्वी के परिभ्रमण, इसी को घूर्णन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन भी कहते हैं। क्लियर हो गया? घूर्णन। और कोरियालिस ने इसी को खोजा था, इसीलिए इसका नाम है कोरियालिस बल। अब देखिए ये करता क्या है, जैसे हवाओं को चलने में, तो हवाएं चलती कैसे हैं? वायुदाब में अंतर के कारण, ठीक है, लेकिन हवाएं मुड़ती कैसे हैं? इसी कोरियालिस बल के कारण। जैसे गाड़ी इंजन से चल रही है लेकिन स्टीयरिंग से मुड़ रही है, समझ में आई होता? तो कोरियालिस बल स्टीयरिंग का काम करता है। ठीक है ना? हाँ, जो पछुआ पूर्वा डिसाइड होता है ये इसी से। आगे है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है, आपको पता है, बताया गया है। ठीक है, मैं नहीं बताया हूं, ठीक है, क्योंकि मैं तो अब बताना शुरू करूंगा। एकदम नया आपसे मुलाकात है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में तो बहुत सारे लोगों को सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन जमाना ऑनलाइन का है, आपके हाथ में मोबाइल है, और बिना मोबाइल का जीवन एक पल भी बीतता नहीं है। मतलब वो सारे रिश्ते नाते से ज्यादा पवित्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन घनिष्ठ रिश्ता हो गया है कि आप मोबाइल के लिए एक बार, ठीक है, सबको डांट देते हैं। अगर पिताजी नाराज होते हैं तो उनको भी गुस्सा आता है, उन पर भी। मां नाराज होती है तो उन पर भी। बीबी अगर है तो झगड़ा ही कर लेती है सब कि मोबाइल ये देखे के रहल तभी यह काहे कह लेला। ठीक ना जी? तो आप जानिए, इसलिए मोबाइल को पढ़ने का जरिया बनाइए। ठीक, मोबाइल पढ़ने का जरिया बनाइए। हर क्लास ऑफलाइन में आपको जाना पड़ेगा और ऑनलाइन में क्लास आपके
दस्तक यानी घर तक दस्तक देगी, कमरे तक दस्तक देगी। जरूरत है तो बस उस कंटेंट को पढ़ने की, और बहुत आसान भाषा में लेकर चलूंगा मैं, बस ये खत्म होने दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, नहीं, गलत है। युद्धक जलपोध है, ये भी नहीं है। हिमालय में स्थित कोई झील है, ये भी नहीं सही। अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वायु वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, तो यही प्रश्न आपका, यही आंसर सही है। इसीलिए अंटार्कटिका को खोजी महाद्वीप या अनुसंधान का महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती 3 हैं। ठीक है, 2 और चलिए, दक्षिण गंगोत्री ये सबसे पहले बना था, गंगोत्री। ठीक है, इसके बाद मैत्री बना, इसके बाद कौन सा है? भारतीय। तो ये सभी अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं। कहां है? अंटार्कटिका पर। किसके? भारत देश के। क्लियर? कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बढ़िया से पढ़ा जाता है ऐसे प्रश्नों को, इसके बाद जवाब दिया जाता है। कहते नहीं कि हमारे ज्यादा प्रश्न टीजीटी में तो इस कारण गलत होते रहे हैं कि हमने प्रश्न को जल्दी से पढ़ लिया, ठीक है, और ध्यान ही नहीं दिया कि क्या पूछा जा रहा है। एकदम उत्साह से भरे हुए, जोश में होश को गंवाते हुए जब एग्जाम हमने दिया तब नहीं हुआ। ठीक, फिर समझ में आया कि नहीं, अब पढ़ाई के कारण नहीं एग्जाम रुक रहा है, क्या धैर्य खो बैठ रहे हैं, ठीक, जल्दबाजी कर रहे हैं, गलतियां कर दे रहे हैं, इससे एग्जाम रुक रहा है। और जब मैंने उस पर काम कर दिया तो सब कुछ हो गया। कह रहा है कि हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है। एकदम सही, 100%। साइबेरिया, क्योंकि हिमालय नहीं रहता तो भारत का आधा से ज्यादा हिस्सा जमा होता। साइबेरिया की ठंडी हवाएं आती तो हिमालय हमारी प्रहरी की तरह मौसम की मार से भी हमको बचाता है, ठीक है, और शत्रुओं से भी हमको बचाता है। ठीक है, आइए, कह रहा है कि हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम बलित पर्वत चोटी है। ठीक है, यह भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि अगर ऊंचा नहीं होता तो रोक कहां से पाता। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है? एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है, 8,848, जो अब 50 भी कुछ जगह देता है, लेकिन अभी सही तो 48 ही करता है, एवरेस्ट नेपाल में। तो आपको सही, यानी कि दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। ए तथा आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, यानी ये पहला सही होगा। क्लियर? 100% क्लियर। आइए आगे बात करते हैं। कहता है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता कहां पाई जाती है? लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर और काला सागर। एकदम 9 से उठाया हुआ ये क्वेश्चन है। सारे प्रश्न आपके इंटर तक के क्वेश्चन से बने हैं। टीजीटी में इतना ही बनता है। अगर आप 9-10 अच्छे से पढ़ लिए हैं, 12 अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो फिर दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चूंकि हम लोग यही पढ़ा रहे हैं तो हम लोग जान रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहां से बन जाता है। ठीक है, हाँ, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहां पर? लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर। तो देखिए, सागरों की बात करें तो सबसे ज्यादा मृत सागर में पाई जा रही। किसमें? मृत सागर में लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर यहां से आपको पता चल गया कि लवणता से प्रश्न है, क्या है? लवणता से प्रश्न है, तो लवणता क्या है? महासागरों में घुली हुई अशुद्धियों को ही लवणता कहते हैं, जिसमें नमक सबसे ज्यादा है। इसीलिए क्या है? सबसे अधिक सबसे खारा होता है कहां? सागर और महासागरों का जल। अब बात आती है कि सर्वाधिक लवणता कहां की है? सर्वाधिक लवणता तो कहां की है? तुर्की की वान झील में, वान झील में। ठीक है, कभी कभी प्रतिशत भी पूछ लेता है। ठीक है, 240% नहीं है, ये ऐसे लिखता है। ठीक है, ये तो मृत सागर की है और 330 करीब किसकी है? तुर्की की वान झील की है। ठीक है, लवणता। अब देखिए, अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन कर दूं, जवाब दीजिएगा कि
महासागरों की औसत लवणता क्या है, यह भी प्रश्न पूछा गया। औसत लवणता कितनी होती है, आपके लिए क्वेश्चन है, बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ताकि पता चले। बस जल्दी ही लाइव में आऊंगा, ठीक है, आपके लिए पूरी तरह से, ताकि आप ना केवल दिख तो नहीं पाएंगे, लेकिन कमेंट के माध्यम से आपकी चीजें पता चल पाएंगी। मैं आपको कई बार कहा हूं कि आप जो 10th का चल रहा है, जो इंटर का चल रहा है, उसको मत देखिए, क्योंकि कई चैनल खोलने से अच्छा है कि एक चैनल पर अच्छे से काम करिए। क्लियर? हाँ, तो आप अपनी चीजें देख लिया करिए। आगे कह रहा है कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है। ग्रांड बैंक दक्षिणी अटलांटिक में नहीं, दक्षिणी प्रशांत महासागर में नहीं, उत्तर अटलांटिक महासागर में और उत्तर प्रशांत महासागर में। जल्दी से 14 प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखते हैं आप इस प्रश्न का जवाब क्या लगाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा। ठीक, तो आप जानते हैं ग्रांड बैंक और डांगर बैंक, ये बैंक नहीं है, मछलियों के बैंक हैं। ये वहीं बने हैं जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं आकर मिलती हैं और वहां प्लैंकटन नामक, ठीक है, घास पैदा होती है जो मछलियों के लिए आहार का काम करती है। ठीक है, धुअरे, कुहरे और धुंध जैसी स्थितियां पैदा होती हैं जो मछलियों के लिए अनुकूल दशा पैदा करती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में ज्यादातर मछली के भंडार हैं, जिसको हम बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। मंगोलायड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, काकेसाइड, मंगोलायड, ये सब पे चर्चा की गई है आप में। तो मंगोलायड कहां पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए। मध्य अफ्रीका, मध्य यूरोप में नहीं, मध्य अफ्रीका में, मध्य एशिया में या मध्य ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए ऑप्शन इधर उधर हुआ है, यहां का ये होना चाहिए, यहां का ये होना चाहिए। तो मध्य एशिया में मंगोलायड पाए जाते हैं। कहां? मध्य एशिया में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, कोबे को, इवाता को, ओसाका को, टोक्यो को। तो आपको ये पता होगा, जल्दी से जवाब लगाइएगा कि ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहां सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्रों का केंद्र है ये, उत्पादन का केंद्र। क्लियर? भारत के संबंध में आपको पता होगा कि भारत में कई जगह मैनचेस्टर हैं। उत्तर भारत का कानपुर में है, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर में है, भारत का अहमदाबाद में है और काटनोपोलिस मुंबई को कहते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन खनिज तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। खनिज तेल का उत्पादन कौन करता है? प्रश्न नंबर 17। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, कारागांडा, सिरकुक, ट्रांसवाल, केपियार्क। अब देखिएगा इसका भी ऑप्शन इधर उधर हुआ है, यहां कर लीजिएगा। देखिए टाइपिंग थोड़ा सा नई है इसलिए ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। ठीक है, बस केवल सिलेक्शन बचा है। ठीक है मित्रों, तो क्या करना है मित्रों, तो मोदी जी वाला हो जाता है हम बचते हैं इससे, लेकिन क्या करें। चलिए, कंपटीटर, अब आपको बच्चों तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि आप समकक्ष ही हैं लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे बहुत बड़े भी बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, और हमसे छोटे भी होंगे। तो हम सभी क्या है, वहीं से थोड़ा सा मामला सही हो गया तो हम यहां आ गए। आपका वही थोड़ा सा सही करने के लिए आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं। तुरंत क्लास छूटती है, आते हैं, देखते हैं और आपके साथ जुड़ने का मन करता है कि चले हमारे यार मित्र जो हैं तैयारी कर रहे होंगे, थोड़ा सा हम भी मेहनत कर दे ताकि उनका उत्साह बढ़ जाए। ठीक ना जी? तो इस भावना के साथ हम आपसे जुड़े हैं। क्लियर? चलिए 17 का जवाब अब जल्दी से बताइएगा क्या जवाब है। तो आप देखिएगा किरकुक, इसका आंसर क्या है? किरकुक। अब यहां से आप देखिएगा, ये विश्व लेवल की बात है, विश्व का ये भूगोल ही चल रहा है, तो इसमें आप उत्पादन में जाकर देख लीजिएगा कहां क्या सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, कहां सबसे ज्यादा क्या उत्पादन हो रहा है। ठीक ना जी? कह रहा है सूची 1 और सूची 2, उसमें बहुत ज्यादा व्याख्या की बात तो होती नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं होता, रटना वो याद करना पड़ता है। 1 को 2 से मिलाना है,
एक को दो से मिलाना है और ये आपको करंट देखना पड़ेगा। करंट की आर्थिकी जो आती है वो आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल इस प्रश्न में जो सही है मैं उसको बताने का प्रयास करता हूं, बता देता हूं। देखिए, तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, क्यूबा, तो क्यूबा को सबसे पहले लगा लीजिए गन्ना, ठीक है, क्या लगा लेंगे, गन्ना। बांग्लादेश को लगा लीजिए जूट, बांग्लादेश को लगा लीजिए जूट। अब बचा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्या बचा, ऑस्ट्रेलिया बचा। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, गेहूं, और मिस्र में होती है कपास, मिस्र में होती है कपास। अब इसी को मिला लेना है, ठीक है, इससे। अब देखिए थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे समझिएगा, ऐसे, ठीक है। कैसे समझेंगे, अब देखिए ए के साथ 3, ए के साथ 3 तो सही है, बी के साथ 4, बी के साथ 4 यानी ये गलत है, बी के साथ 4 यानी बी के साथ यहां 2 दिया है यानी पहला ऑप्शन गलत है। ए के साथ 3, बी के साथ 4, ये तो मिल गया। सी के साथ 2, सी के साथ 2 यानी ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, ठीक है। कौन सा, ये। एक चीज और देखिएगा, अगर ऐसे 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 मिलाया हो ABCD तो उसको भी बैठाना पड़ेगा 18, ठीक है, 18 का 2, ठीक, ऐसे ही दिया है तो ऐसे सही कर लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आधा प्रश्न छोड़ के हम चले जाते हैं और आते हुए प्रश्न को गलत कर जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल कहते हैं, मलिन बस्तियों को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, मलिन बस्तियों को कोलकाता में झोपड़ पट्टी कहते हैं और मलिन बस्तियों को चेन्नई में चेरी कहते हैं। सही नहीं है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा क्या है इसका प्रश्न आंसर का जवाब। तो देखिए ये तो सही है, मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल कहते हैं, ठीक है। मलिन बस्तियों को कोलकाता में झोपड़ पट्टी कहते हैं, ये भी सही है। और मलिन बस्तियों को कहां, चेन्नई में चेरी कहते हैं, ये भी सही है। तो दिक्कत कहां है, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी नहीं कहते हैं, ठीक है, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी क्या नहीं कहते हैं, इसको स्लम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लम। तो यही यानी ये ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सब सही है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आगे है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का आंसर दीजिए। अब देखिए झीलें आपको झीलें पूछी गई हैं और झील तो याद रखिएगा, ठीक है, बहुत आसान तरीका होता, भारत को बना लीजिए या नहीं बना पा रहे हैं तो मैप ले लीजिए। और आप भूगोल के अगर विद्यार्थी हैं तो भारत को बनाना चाहिए आपको, क्लियर, उससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। कह रहा है कि सांभर झील, तो ये तो है राजस्थान में, कहां है, राजस्थान में। लोनार कहां है, तो महाराष्ट्र में है, उल्कापिंड से निर्मित झील है, ठीक है। सांभर से नमक बनता है, ये भी आपको पता है। कह रहा है पुलिकट, पुलिकट कहां भाई, तमिलनाडु में है, लैगून झील है, ये क्या है, लैगून झील। और नौचुकिया अब उत्तराखंड में होगी, कहां, उत्तर। पुलिकट झील के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जितनी भी महासागर के किनारे या सागर के किनारे या सागरी जल का भाग अंदर हलने से बनता है उसे हम लैगून कहते हैं। जैसे देखिए ये आपकी क्या है, पुलिकट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर है। ये है आपकी कलेरू, क्या है, कलेरू, आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में, ठीक है। ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। और ये चिल्का सबसे बड़ी, चिल्का, चिल्का सबसे बड़ी लैगून झील, सबसे बड़ी लैगून झील कहां की, भारत की है, ठीक है। इधर आप देखेंगे, इधर केरला में जो सबसे बड़ा शिपयार्ड है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कि ये कौन सी झील है। और यहीं के पास एक नदी है, ठीक है, शिपयार्ड, यहाँ प्राकृतिक
यार्ड बना हुआ है, प्राकृतिक जहाजों के रुकने का बेड़ा। ठीक, हाँ। इसी तरह से और झीलें ऊपर पूरे भारत को बनाकर लिख लीजिएगा। ऐसी झीलों को लैगून कहते हैं। देखिए इधर जो बनता है उसे हम एक्चुअरी नदी के द्वारा काटता है, एक्चुअरी या ज्वारनदमुख कहते हैं। इधर जब नदियां आती हैं तो डेल्टा बनाती हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एक मिनट, प्रीवियस देखिए, अब ये दिया गया है आपका ऑप्शन, मिला लीजिएगा। ए को किससे मिलाना है आपको? 3 से। ए में 3 ऑप्शन दिया, ठीक है। ये अभी और मिला लीजिए। लोनार में 4, बी में 4, बी में, यानी ये नहीं सही होगा। बी में 4 यानी ये 2 ऑप्शन से मिलने से आपका मिल जा रहा है। पुलिकट को एक तमिलनाडु में चले, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है। क्लियर, चौथा सही। आगे देखिएगा, कह रहा है कि सूर्य के निकटतम ग्रह हैं। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा? सौरमंडल से प्रश्न आ गया। कहां से? सौरमंडल से। और सौरमंडल कहने को आसान लगता है, लेकिन 150 प्रश्न उससे बनते हैं। 150 प्रश्न पूरी तरह से अगर पढ़ाया जाए तो शुक्र करीब है, मंगल, बुध या पृथ्वी? तो सबसे करीब कौन सा है? बुध। ठीक है, सबसे करीब कौन सा? बुध। इससे पता चलता है ये मात्र 88 दिन में चक्कर लगाता है। किसका? सूर्य का। कितने दिन में? 88 दिन। अगर इसमें क्रम की बात करें तो देखिएगा, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, ठीक है, फिर इसके बाद मंगल है। कौन है? मंगल है। फिर शनि है, फिर बृहस्पति है जी। मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। ठीक है, सबसे दूर का यह है, सबसे दूर, सबसे नजदीक का ये है। इसके बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्लियर। पृथ्वी, इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं, इसको पार्थिव ग्रह कहते हैं। इन 4 को आंतरिक, आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं। यह भारी पदार्थों से बने हैं। इसको जुबियन, जुबियन या बाह्य ग्रह कहते हैं, बाह्य ग्रह, क्योंकि यह गैसों से बने हैं। क्लियर। हाँ, आगे कह रहा है कि वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल से प्रश्न है, बहुत ही आसान और बहुत ही मस्त प्रश्न है। वायुमंडल से भी लगभग 50 से 60 क्वेश्चन बन के आते हैं। कितने? 50 से 60। ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन और हीलियम। तो आप जान रहे हैं कि जो वायुमंडल में गैसों का क्रम है, जल्दी से आप लगाइए, इसके बाद मैं बताता हूं। तब तक मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि देखिए आपकी तैयारी यहां तक है कि नहीं। देखिए ये धरातल है, क्या है? ये धरातल है, ये धरातल है। इसके बाद इस पर वायुमंडल परतों के रूप में बांटा गया। वायुमंडल को कैसे बांटा गया? परतों के रूप में बांटा गया है, उनकी विशेषताओं के आधार पर। ठीक है, ये पहली परत है, 8 से 18 किलोमीटर। ये दूसरी परत है, ठीक है, 50 किलोमीटर। यह तीसरी परत है 80, यह चौथी है 640 और ये पांचवी है 1600 से 10,000 ये बताया जाता है। ठीक है, ये है आपका, ये जो परत है इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहते हैं क्योंकि सभी घटनाएं इसी में घटित होती हैं, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। आंधी, बाला, दुसार इसी में आता है। इसमें होता क्या है? ऐसा होने का कारण क्या है? क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है, ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है। ठीक है, इतना जानिए। इसके बाद ये आपका समताप मंडल है, इसको अंग्रेजी में टोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपोस्फियर। ये समताप मंडल है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इसे समताप मंडल, इसी में आपकी 15 से 35 ऊंचाई तक O3 पाई जाती है, यानी ओजोन मंडल। क्या पाई जाती है? ओजोन। इसमें टेम्परेचर अस्थायी रहता है, इसलिए उसका तापमान नहीं बदलता। ठीक है, इसीलिए वायुयान इसी में उड़ना पसंद करते हैं। ये मध्य मंडल है, कौन सा? मध्य मंडल, मेसोस्फियर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोस। इसको ठंडी परत भी कहते हैं क्योंकि इसमें तापमान एक बैग गिर जाता है। यह है आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल, इसी से रेडियो तरंगे वापस लौटती हैं और यह है बहिर्मंडल।
ठीक है, जिसको एक्सोनोस्फीयर कहते हैं, एक्सोनोस्फीयर। अब बात आती है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस, तो देखिए सबसे अधिक वायुमंडल गैसों का एक मिश्रण है। वायुमंडल क्या है? गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें देखिए सबसे अधिक कौन सी गैस आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती 21%, ठीक है। इसके बाद आर्गन है, क्या है? आर्गन 0.93%। इसके बाद आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, ये 0.9 वाली डंडी हटा दीजिए, 0.3%। तो ये है क्रम। हीलियम तो सबसे कम पाई जाती है। तो ये हो गया आपका कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे पढ़िए, आपको लग रहा होगा कि ये तो 2010 का प्रश्न है। अरे भाई 2010 का नहीं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे और तमाम सारे एग्जाम आने वाले हैं। तमाम सारी वैकेंसियां बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह है, ठीक है। DSSB से लेकर केंद्रीय विद्यालय, LT सब, और सब में ये सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे यूपी पढ़ा रहे हैं तो हम बिहार के हैं, ऐसा नहीं है। आगे है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत अभी आपको बता दिए कौन सी है, क्षोभ मंडल। इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, उसी से आपका जवाब मिल जाएगा। सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल, बीच में मध्य मंडल। ये जैसे अंगुली है ना, अंगुली ऐसे कर लीजिए, सबसे नीचे क्षोभ, परिवर्तन जिसे कहते हैं, समताप बीच में है तो मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, सबसे बाहर आपका क्या है, बहिर्मंडल। कह रहा निम्न वायुदाब के केंद्र को कहते हैं। देखिए जब हवाएं गोल गोल ऐसे चलना शुरू करती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, गोल गोल घूमती हवाओं को चक्रवात और प्रतिचक्रवात कहते हैं। अंतर कैसे होता है? जब निम्न वायुदाब नीचे हो, अंदर हो, ठीक है, जैसे थोड़ा सा बदल लीजिए, 100 MB मतलब मिली बार, ठीक है, 200 MB मतलब मिली बार, 300 MB मतलब मिली बार, ठीक है, 400 MB मतलब मिली बार। इस तरह से हो तो हवाएं अंदर की तरफ ऐसे मूव करेंगी, ठीक है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। इसे हम कहेंगे चक्रवात। क्या कहेंगे? चक्रवात। क्लियर? और यही स्थिति जब उल्टी हो जाती, क्या हो जाती? उल्टी, ऐसे 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 गोल गोल तो सभी में घूमती है। अब बात आ जाती कि केंद्र में आपका उच्च वायुदाब होता, ये 400 MB होता, ये 300 MB होता, यह 200 MB होता और यह 100 MB होता। इसे हम कहते हैं प्रतिचक्रवात, प्रतिचक्रवात, ठीक है। ये निम्न वायुदाब है, दाब यानी LP, और बाहर की तरफ HP, और यह है HP और बाहर की तरफ LP। क्लियर हो गया? अब कोई समस्या नहीं आने वाली, चक्रवात कहेंगे। हाँ, कह रहा है कि कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। चक्रवात, चक्रवात तो भारत में आता है। कहां? भारत में चक्रवात की बात भारत से जुड़ी है, ठीक है। टाइफून की अगर बात करें तो यह जुड़ा है चीन से, चीन और फिलीपींस में, ठीक है। हाँ, अगर हरिकेन की बात करें तो यही हरिकेन सही होगा, क्योंकि कैरेबियन सागर में जो चक्रवात आता है, ठीक है, तूफान आता है, उसे हम क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। इस तरह से हम लोग कहां पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे। और चीनूक तो आपको पता है ये चक्रवात नहीं है, ये स्थानीय हवा है जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत से उतरकर चलती है, ये गर्म हवा है। तो ये आपको सारे क्वेश्चन पता चल गए, भारत, चीन या फिलीपींस और हरिकेन, ये इस प्रश्न का आंसर है। आगे देखिएगा, कह रहा है डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। डोलड्रम, डोलड्रम किस अक्षांश रेखाओं के मध्य? तो देखिएगा, डोलड्रम मतलब शांत हवा का क्षेत्र। ये देखिए आपकी भूमध्य रेखा है, इसी के दोनों तरफ 5 अंश
अक्षांश के मध्य क्या होता है? डोल ड्रम होता है। 5 अक्षांश दोनों तरफ डोल ड्रम, शांत डोल ड्रम, शांत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा, ये क्लियर। क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या चलता है? संवहनीय तरंग चलती, हवा नहीं चलती है। ऐसी हवाओं की गति जो ऊर्ध्वाधर होती है उसे हम संवहनी तरंग कहते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऐसा होता है। 2 से 4 बजे के बीच रोज वर्षा होती है। ठीक है, फेरल का नियम संबंधित है रेल मार्ग से गलत, वर्षा से गलत, वायु संचार से। रेल फेरल का नियम, बाइज-बेलेट का नियम, कोरियालिस, ये सारे किससे हैं? वायु के संचार से हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आकृति दिया गया और कारक दिया है। यार डांग वायु, एक्चुअरी नदी, लटकती घाटी हिमानी, नुनाटक भूमिगत जल, यही गलत है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब यही है, नुनाटक हिमानी बनाती है, हिमानी। क्लियर है, बाकी यारडंग एस्चुअरी नदी बनाती है। अभी मैंने लटकती घाटी, यू आकार की घाटी, ये सब हिमानी बनाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है। अभी मैंने चर्चा किया था, अब अगर आपको ध्यान होगा तो इस प्रश्न का जवाब वहीं से लग जाएगा। कहां? प्रशांत महासागर में, नो, अंध महासागर के पश्चिमी तट पर, आशा अंतरीप के निकट, आर्कटिक महासागर में। तो अंध महासागर में। और ये प्रश्न का जवाब और अच्छा होता कब? जब उत्तरी अंध महासागर दे देता। ठीक है, उत्तरी अंध महासागर में ये प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ चलती है और यह खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी से सटी हुई जाती है, इसीलिए गल्फ स्ट्रीम इसे कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम बहुत तेज चलती है, नॉर्वे तक जाती है। क्लियर? कह रहा है कि शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो हार्पून, स्लेस, हार्पून जो भाला होता है मछली मारने का, एक्सिकिमो के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हार्पून आप देख लीजिए, देखे होंगे ही। इस तरह से हार्पून नहीं देखे, इसी से चोक के मछली मार देते हैं सब पकड़ने के लिए। ठीक है, स्लेस, कयाक, स्लेस जो है कुत्तों से खींचे जाने वाली गाड़ी है। कयाक जो है चमड़ों से लपेटी हुई नाव है जो पानी में चलने के लिए, बर्फ पे फिसलने के लिए स्लेस का यूज करते हैं। और पिग्मी कह रहे हैं, एक्सिकिमो येगुलू नामक बर्फ के घर में रहते हैं। तो ये सब आप जान लीजिए। ठीक है, कनाडा यानी साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। कह रहा कि वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। देखिए अभी मैंने इसका जिक्र किया था, लेकिन ये जिक्र नहीं किया था कि कैसे फायदेमंद है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिएगा। O3 क्या? O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन बनाते हैं। यह कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। पहले तो जान लीजिए, समताप मंडल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी से 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। मॉन्ट्रियल कहां है? ये कनाडा में। ठीक है, कनाडा में यह स्थान है। ठीक है, इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसे पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। रक्षा कवच कहते हैं, कवच कहते हैं। ये कौन सी किरण को रोकती है? तो परावैंगनी किरणों को, एक्स किरणों को, कार्बन किरणों को। कौन सी किरणों? अल्ट्रावायलेट। कौन सी? अल्ट्रावायलेट। और अल्ट्रावायलेट की जो हिंदी होती है, जल्दी से आप बताइएगा क्या होती है? अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट को परावैंगनी कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैंगनी। वो भी कौन सी? सी। ठीक है, ये सीटेट में एक बार प्रश्न आया था, सी प्रकार की, ABC सब दिया था तो और कठिन हो गया था वो। सीटेट में थोड़ा क्वेश्चन लेवल का बढ़ जाता है। आगे देखिए, कह रहे विश्व की प्रजातियों और उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा बताइए, कौन सा जोड़ा गलत है? आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक्सिकिमो, अगर यहां से पढ़ने एक्सिकिमो उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा प्रदेश, तो सही बात है।
पिग्मी कांगो बेसिन, सही बात है। ठीक है, बद्दू सऊदी अरब, सही बात। सकाई साइबेरिया दे दिया है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, सकाई साइबेरिया नहीं है, ये कहाँ है? मलेशिया में है, मलेशिया में है, इसलिए यही गलत है। तो इसी प्रश्न का ये आंसर सही, बाकी सारी चीजें सही हैं। क्लियर? फिर कह रहा है कि ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार की प्रधानता रहती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। तो आप जानते हैं ग्रामीण अधिवासों में कैसी प्रधानता रहेगी? प्राथमिक, समझ में आई बात? प्राथमिक, ये आर्थिक क्रिया से प्रश्न था। प्राथमिक ज्यादातर ग्रामीण अधिवासों में मिलता है। प्रश्न नंबर 33 का जवाब आपको मिल गया। आगे है, द्वितीयक में उद्योग आते हैं, तृतीयक में आपके सेवाएं आती हैं, चतुर्थ में हाई लेवल की सेवाएं आती हैं। कह रहा है कि मलेशिया प्रसिद्ध है रबड़ की बागाती कृषि के लिए, कपास की कृषि के लिए, चाय के लिए, गेहूं के लिए। तो आप देखें मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब क्या है? रबड़ की कृषि के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जहां गर्म जलवायु होगी वहां पर इस तरह के पौधे उगते हैं। निम्नांकित में से कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज, धातु क्या होता है? ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, पीटने पर फैलते हैं, टूटते नहीं हैं, और उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ऐसे पदार्थों को। ठीक है, ये भूगोल की भाषा है, यही साइंस की भाषा में और आपको टफ बना दिया जाएगा, लेकिन ये इतना से आपका काम चलेगा बहुत अच्छा। तो कोयला नहीं, जस्ता, चूना पत्थर, जिप्सम, जल्दी से बताइएगा। तो ये जस्ता, जिसको रांगा कहते हैं, ये है क्या? खनिज, धात्विक खनिज में आता है। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं है? लोहे का अयस्क, जल्दी से बताइएगा। देखिए मैग्नेटाइट तो है, ये है। ठीक है, हेमेटाइट भी है, सीडेराइट भी है। लिग्नाइट एक कोयला है, कोयले का है। क्या है? कोयले का है, लिग्नाइट। ठीक, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, ठीक है, ये सब किसके हैं? ये सब लोहे के अयस्क हैं। लेकिन लिग्नाइट देखिए, एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, ठीक है, बिटुमिनस, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये सब किसके हैं? कोयले के अयस्क हैं, कोयले के। समझ में आई बात? एंथ्रेसाइट पूछ दिया था, कहां? कश्मीर में पाया जाता है, कश्मीर में। सबसे उत्तम किस्म का है, उत्तम यानी सर्वोत्तम है, उत्तम ही नहीं। बिटुमिनस उससे घटिया है, लेकिन सबसे ज्यादा यही उपयोग में आता है, सबसे अधिक उपयोग होता है इसी का, सबसे ज्यादा मिलता है। लिग्नाइट कहां पाया जाता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है ना। पीट सबसे घटिया कोयला, घटिया कोयला, कौन सा? पीट। सभी क्वेश्चन हो गए। और उसमें लोहे में कौन सा? मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। ठीक है, कह रहा है कि सूची 1 को 2 से मिलाइए, के साथ सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। मध्य तटीय क्षेत्र, करुणा, लॉरेन का पठार, मेसाबी। अब ये जो खाने हैं, ठीक है, खाने हैं, इनको देशों से मिला रहा है, कौन सी खान कहां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन क्वेश्चन ये आसान है, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, मध्य तटीय प्रदेश, इसको मिला लीजिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया कहीं दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, मेसाबी की खान, मेसाबी की खान आप जानते हैं चर्चित खान है, ये कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मेसाबी की खान कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्लियर? तो मिला लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका कहां है आपका? दूसरे नंबर पे है। अब बचा क्या? लॉरेन, लॉरेन का पठार। ठीक है, तो लॉरेन आपको पता है, आप पढ़े होंगे, तो ये फ्रांस में है। कहां है? लॉरेन का पठार फ्रांस में है। और जब 3 मिल गया तो एक अपने आप मिल जाएगा। किरुना कहां है? स्वीडन में। अब इसमें देखिए कि मिल कहां रहा है। ए में 3,
ए में 3 2 है, इन्हीं दोनों में रह गए आप, बाकी ये सब बिल्कुल गलत हो गए। बी में देखिए, बी में 4, ये भी दोनों रह गया, बाकी सब बिल्कुल गलत है। लॉरेन, सी में 1, यानी यही तीसरा सही है। ठीक है, ऐसे अगर 3 या 2 आपको आते हैं तो आ जाता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है। कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो आप जान लीजिए, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, जो खनिजों का विपुल भंडार है, जिसको रुर कहते हैं। जर्मनी में रुर नामक क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोयला और इस्पात पाए जाते हैं, लोहा, और उसी से तुलना की जाती है, इसीलिए छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, हार नहीं मानना है जिंदगी में। जब इतनी तैयारी कर लिए हैं तो एक पद लेकर रहना है। जो अभी नए आए हैं, ठीक है, देखिए वो तो फुल जोश में होते हैं, वो निश्चित तौर पे 100% जोश में होते हैं, लेकिन आपको भी अपना जोश कम नहीं करना है। मिलेगा एक पद, बस धैर्य धारण करिए, ठीक है, और मेहनत करिए, अपनी कमियों को पहचानिए। ठीक है ना जी। हाँ, वो कहते हैं ना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आप उसी जोर की जरूरत है, 100% दे दीजिए अपना, कुछ भी कहने के लिए बाकी ना रह जाए कि यदि ये होता तो ये हो जाता। नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़कर तैयारी करिए। कह रहा है कि पश्चिमी घाट को किस नाम से भी पुकारा जाता है? पश्चिमी घाट को शिवालिक श्रेणी, सह्याद्री, विंध्याचल, अजंता। तो आपको पता है जो पश्चिमी घाट है, भारत का पश्चिमी घाट, ठीक, ये वाला पूछा, तो इसको मालाबार, कन्नड़, कोंकण और सह्याद्री कहते हैं, लेकिन इसमें सह्याद्री यही पूछना चाह रहा है, तो यही बता दीजिए। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, सह्याद्री। क्लियर? पश्चिमी मतलब गुजरात का क्षेत्र। कह रहा है कि भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है मतलब क्या है कि भारत का मानक समय कौन सी रेखा निर्धारित करती है? भारत का मानक समय, इसके पूछने का मतलब क्या है? भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, जिससे भारत का समय निर्धारित होता है। तो आप जानते हैं 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर इसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच से कितना? 5 घंटा 30 मिनट, 5-5.5 घंटा आगे है। अगर कोई बात करे आपसे कि कैसे आगे है, तो आप जानिए पूरब में जाने पर बढ़ता है, पश्चिम में जाने पर घटता है। 82.5 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे जैसे मैंने अभी बताया, तो ये आ जाएगा 5.5 घंटा के बराबर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 82.5 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 चौक को 32, ये हो जाएगा, और आधा में 2 मिनट और होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 330 मिनट। ये 330 मिनट होगा, और यदि 60 से भाग देंगे, 0 0 से गया, 5 6 पचे 30 और 6 पचे 30, यानी यही 5 घंटा आधा मिनट को आप 30 मिनट भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे है, क्या है? आगे है। इसी तरह से कोई भी प्रश्न आए आप लगा सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। कह रहे भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है भारत की? खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी? ये बच्चों वाला प्रश्न पूछ दिया। कौन सा? बच्चों वाला प्रश्न पूछ दिया, जो दिख रहा आपको। आप देखिएगा, इस प्रश्न को लेकर आपको विवाद भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रश्न को लेकर जब आप शिल्पी पढ़ रहे होंगे, क्या? शिल्पी, तो
उसमें कक्ष सही किया होगा। क्या? कक्ष सही किया होगा। लेकिन आपको ऐसे लग रहा होगा क्या? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आपको क्या लग रहा होगा? बंगाल की खाड़ी। तो ये जो शिल्पी सही किया है, अब आपको देखना पड़ेगा कि आयोग किसको मानता है, क्योंकि खाड़ी और किसमें, बे में थोड़ा सा अंतर होता है। चंद्राकार अगर है तो उसे हम बे कहते हैं, बंगाला बे, और यदि सीधे अंदर घुसी है तो उसे हम क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं, खाड़ी। अब ये अंग्रेजी अगर अनुवाद दिया होता तो एकदम क्लियर होता। ठीक है, क्या एकदम क्लियर होता 100% कि इसका जवाब क्या है। प्रश्न तो बहुत आसान था, प्रश्न बहुत आसान था, लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऐसे, या तो पूरा प्रश्न नहीं पूछा। ठीक है, तो आप पहली मर्तबा देखिए अब आयोग ने क्या लगाया है इसकी बात करते हैं। फिलहाल आप जानिए बंगाल की खाड़ी अभी तक सही होगा। कक्ष की खाड़ी दिया है तो जान लीजिए इस खाड़ी का मतलब क्या पूछ रहा है? गल्फ पूछ रहा है, बे की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है मणिपुर राज्य की राजधानी। मणिपुर, आपको जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं सबकी राजधानी और सबकी स्थितियां पता होना चाहिए, क्योंकि आप भूगोल के विद्यार्थी हैं और भूगोल के विद्यार्थी को हम ये बताते हैं कि देखिए भाई आपका गांव है, आपके गांव में कम से कम अगर होंगे तो 50 घर होंगे। अब उस 50 घरों की स्थिति आपको पता होती है, उसके मुखिया का नाम पता होता है, यहां तक कि उसमें कितने परिवार रहते हैं, किसका क्या नाम, ये सब पता होता है। तो भारत में तो कुल 28 8 36 राज्य हैं, सबकी राजधानी क्यों नहीं पता होनी चाहिए। नहीं है तो 2-4 बार लिखिए, मैप में देख देख के बनाइए, हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाइए करना है तो सब प्रयोग करके देखिए ना। कह रहा है शिलोंग, मणिपुर की पूछा ना, ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल, तो मणिपुर की इम्फाल होगी। अब बात आती है शिलोंग किसकी है? किसकी है शिलोंग? ठीक है, ईटानगर किसकी है? और कोहिमा, कोहिमा तो है नागालैंड की। कहां की है? नागालैंड लैंड की है। ठीक है, ईटानगर किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की। शिलांग किसकी है? ठीक है, मेघालय। कहां? मेघालय। तो ये आपको पता होगा 100%। 42 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिएगा। आगे कह रहा है कि जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जबलपुर तो जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो बहने वाली नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी, गंगा की तरह ही पूजी जाती, नर्मदा माँ कहते हैं। आप दादा गुरु को देखिए, नर्मदा का पानी पी पी कर जिंदे हैं 3 साल से। ठीक है ना, ऐसे ऐसे भारत ऐसे ऐसे देशों की, ऐसे ऐसे व्यक्तियों की भूमि है जहां विज्ञान काम नहीं करता। भाई 3 साल से सब साइंस वहां लगा हुआ कि काहे कुछ नहीं खा रहे हैं, पानी पीकर वो दौड़ते हैं कि मत पूछिए, और हम आप अभी थक जा रहे हैं। ठीक है ना जी, तो ऐसे लोगों को देखा करिए, कभी कभी काम आते हैं। नर्मदा नदी, जबलपुर, इसी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित। धुआंधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश क्या है का जो निचला हिस्सा या ज्यादातर हिस्सा है वो पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी का मतलब पठारी क्षेत्र। इस पे नदी निकलती है तो कोई भी अवसाद नहीं लाती है, इसलिए उसका जल बहुत साफ होता है। जब गिरता है तो दूध जैसा दिखाता है, धुएं जैसा लगता है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? टर्शियरी, पैलियोजोइक, कार्बोनिफेरस या मेसोजोइक? तो टर्शियरी में हुई है। किसमें? टर्शियरी में हुई है। आगे हुई, जहां हिमालय पर्वत आज है वहां कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता। प्रश्न पूछा गया, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा? हिमालय पर्वत। नवीन और बलित पर्वत है। तारापुर प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, आणविक ऊर्जा के लिए। तो फंसाया है केवल, आप जानते हैं तारापुर क्या है? आणविक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद 62 तक पहुंचना हमको, आपको थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप देखिएगा जरूर, मजा आएगा। और कम से कम गिनिएगा तो 150 प्रश्न होंगे, केवल 62 क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? परत और अपर्दन में गहरी नालियां बनती हैं। तो असत्य है यही पहला ही,
परत अपर्दन में गहरी नालियां कहां से बनेंगी भाई? परत अपर्दन, शीत अपर्दन कहते हैं, ऊपर के हिस्सा लेकर बह जाता है। कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर पूछा है, पनामा नहर 1914 में ये बनी है। कब? 1914 में बनी है। देखिएगा, अगर मैं आपको बना दूं, आपको दर्शन करा दूं, ठीक है, तो ये देखिए आप बनाए होंगे या बनाए नहीं होंगे तो बनाइए भाई, क्योंकि भूगोल पढ़ने वाला विद्यार्थी हैं तो मन से पढ़िए। ये आपका दक्षिणी अमेरिका है और ये अगर आप देखेंगे तो ये बनता है आपका उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा। क्लियर? और यही पतला सा हिस्सा था जिसको काट दिया गया, यही बनी है पनामा। इधर है आपका प्रशांत, इधर है अटलांटिक या अंध महासागर। तो देखिए आराम से आपको हो गया होगा। और ये जो हिस्सा ये कैरेबियन सागर कहलाता है, कैरेबियन सागर, अंदर का अटलांटिक का भाग, ये गल्फ आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, प्रशांत महासागर है पूरा। अब देखिए कौन सा मिल रहा है, अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर नो, कैरेबियन सागर से मैक्सिको खाड़ी नो, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर, तो ये सही है। क्लियर? ये उत्तरी अमेरिका अलग करती, यही प्रश्न पूछ ले तो ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। जो जल संधियां हैं स्थलों को अलग करती हैं और सागरों कर जोड़ती हैं, ठीक है ना जी। उसी तरह से यहीं अगर पूछ दे, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर, और अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। आगे बढ़े, 1869 में उसका निर्माण हुआ था। सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? जलप्रपात, विसर्प, रोधिका नदी, वेदिकाएं, गोखुर या छाड़न झील। ठीक है, जलप्रपात, वेदिकाएं, विसर्प, गोखुर या छाड़न झील, नदी, वेदिकाएं। तो देखिए जब नदियों के संबंध में आप पढ़ेंगे, नदी पर्वतों से निकलकर नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनेगा ये आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बनेगा जलप्रपात। क्या बनेगा? जलप्रपात बनेगा। उसके बाद नदी वेदिकाएं, जो बहुत कठोर भाग होते हैं वो बिना अपर्दन के वैसे छूट जाते हैं, तो उसे हम गद्दी की तरह दिखाई देते हैं, जिसे हम नदी वेदिकाएं कहते हैं। फिर बात आएगी विसर्प, किसकी? विसर्प की, मतलब नदियां टेढ़ी मेढ़ी होंगी, फिर बाढ़ आएगी तो काट के बह जाएगी, गोखुर छाड़न झील, यानी तीसरा। ये सही है आपका, कौन सा? तीसरा। क्लियर? आइए इसके बाद कह रहा कि उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी छोर के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? ठीक है, कैलिफोर्निया की बात अगर कर दे और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले तो जान लीजिए यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय की व्यवस्था शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, वर्षा, और यहाँ रसदार फल पाए जाते हैं, रसदार फल पाए जाते हैं। क्लियर? जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इस तरह के फल। आगे जूसी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुस्पष्ट आकृत हिमनदीय स्थलाकृति पर पाई जाती है? कौन सी सुस्पष्ट आकृति कहां हिमनदीय स्थलाकृति पर पाई जाती है? ड्रमलिन, यारडंग, लटकती घाटी, बालू तट। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 50 है, ठीक है। तो कह रहा है कौन बनता है, कैसे बनता है? ठीक है, कौन बनता कैसे? स्थलाकृति कहां पाई जाती? हिमनद। हिमनद की स्थलाकृति कौन है? तो देखिए ड्रमलिन तो बनता है, ड्रमलिन हिमनद बनाता है, यानी हिमानी बनाती, हिमनद को हिमानी कहते हैं। और यारडंग ये तो हवा बनती, वायु द्वारा बनती है। लटकती घाटी ये भी आपकी हिमानी बनाती, यानी ये भी सही है, हिमानी। ठीक है, बालू का तट, बालू का तट जानते हैं कौन बनाता है? ये भी वायु बनाती है, तो आपका का और गा सही होगा। कह रहा कि पद, भेड़, पीठ, शैल या रास मुटान निम्नलिखित में से किस
से संबंध रखता है? रास मुटाने, भेड़ पीठ शिला। 51 नंबर का जवाब दीजिएगा जल्दी से। आसान प्रश्न, एकदम जबरदस्त टाइप का है लेकिन आसान है, ठीक है। अभी जिससे प्रश्न आया था उसी से है, हिमनदीय प्रक्रिया के द्वारा। क्या है? हिमनदीय प्रक्रिया के द्वारा, यानी हिमानी के द्वारा। ठीक, ऐसे इतना ज्यादा अपराधित कर देती, दूर से आप देखेंगे लगेगा भेड़ बैठी हुई है, ठीक है। कह रहा है कि मिनीमाटा घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से किस कारण से आई है? मिनीमाटा एक तरह का रोग है, ठीक है, किस कारण से आया है? तो आप जान लीजिए, ये मिनीमाटा जल प्रदूषण के कारण आता है, जल प्रदूषण, और ये जापान का रोग है। समझ में आई बात? कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह के द्वारा तथा शिकार के द्वारा एकत्रित करती हैं? ठीक है, तो देखिए, ये जो बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो हैं, ये कुछ पैदा नहीं करते हैं, जो कुछ रहता है, ठीक है, उसी को एकत्रित करते हैं, उसी को इकट्ठा करते हैं, बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो, और शिकार के द्वारा, ठीक है। कह रहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली शुष्क स्थानीय हवा, क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका, अभी बताया गया है, ठीक है। 54 का जवाब जल्दी से दीजिएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से चलने वाली शुष्क स्थानीय हवा। 54 का जवाब भाई जल्दी दीजिएगा, ठीक है। ठीक, तो देखिए, इसका जवाब है तीसरा, यानी चीनूक। कौन सा है? चीनूक। आगे कह रहा है कि सूची 2 से सूची 3 को मिलाइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब आपको मिलाना है, फिर आ गया वही प्रश्न झीलों के मिलाने का, तो फिर मिला दीजिए। दोहरा दिया गया है क्या ये प्रश्न? नहीं, देखिए, झील अलग अलग है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, ऐसे दे देते हैं कभी कभी। पुलिकट, अभी मैंने बताया, पुलिकट आपकी कहाँ है? तमिलनाडु में है, और लोकटक मणिपुर में है। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में है। तैरता हुआ यहां पर पाया जाता है अभयारण्य, जिसको केबू लाम जाओ कहते हैं, केबू लाम जाओ। तो देखिए, ए को 2 से मिलाना, ए को 2, यानी अभी तक देखने में कौन कौन सा सही लग रहा है? 1 और 4। चलिए, लोनार को मिलाइए 4 से, बी को 4, बी में देखिए 4 ऑप्शन आने चाहिए, बी में 4, तो ये तो सही है, बी में 4, और किसी में बी में 4 नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। थोड़ा इधर उधर हो गया, देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको बेहतरीन ढंग से मिला दिया। कह रहा है कि स्वेज नहर, अभी प्रश्न बताया गया इसलिए फिर से नहीं करेंगे, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक। इसी के बने जाने से अफ्रीका को गोट कर जाना नहीं पड़ता है, ठीक है। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों का लिंगानुपात के अनुसार घटता हुआ क्रम, तो जल्दी से बताइएगा, लिंगानुपात के अनुसार घटता हुआ क्रम। क्वेश्चन नंबर 57 का है, और 2011 की जनगणना को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2011 की जनगणना ही पूछी जाएगी, ठीक है। तो केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, उत्तर तमिलनाडु, नहीं, केरल, केतमी, अंधा ऐसे होता है लेकिन इसमें बाकी नहीं है, तो केरल, तमिलनाडु, केरल के बाद जो तमिलनाडु ऑप्शन है उसी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आप जानते हैं कितना, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, ठीक है। और चंद्रमा के प्रकाश को 1.3 सेकंड लगता है, ठीक है, 1 मिनट 3 सेकंड लगता है। ये चंद्रमा वाला है, ठीक है ना जी, और ये पृथ्वी सूर्य वाला है। कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में सबसे किससे होकर नहीं गुजरती है? तो आप जानते हैं, एक चर्चित होगा, आपने पढ़ा होगा, मित्र पर गमछा झार, पढ़े होंगे आप, मित्र पर गमछा झार पढ़े होंगे। ये ट्रिक एक मेरा वाला पढ़ लीजिए, ए.के. वर्मा का ये ट्रिक है, ठीक है। क्या? गुराम छझाप त्रिमी, और इससे आपका एक क्रम से होगा, गु मतलब गुजरात, रा मतलब राजस्थान, मा मतलब मध्य प्रदेश,
छ मतलब छत्तीसगढ़, झा मतलब झारखंड, ठीक है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम है, ठीक है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 8 राज्यों से होकर गुजरती। अब देखिए इसी में से कोई मिला लीजिए, जो नहीं मिले वो बता दीजिएगा, ठीक है। तो कहां से नहीं जाती है? उत्तर प्रदेश से नहीं जाती। अगला प्रश्न कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों पर चले जाते। क्वेश्चन नंबर 60। अब हमारा और आपका सफर लगभग तय हो चुका है, लगभग तय हो चुका है। देखिएगा, तो ये प्रश्न अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ठीक है, कि बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों पर आ गए हैं, ठीक है। देखिए मैं अगर बताऊं तो ये दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या आपकी नहीं कर रहा है ये, ठीक है। अगला है, देखिए कह रहा है कि नदियों में से किस एक से कुरनूल कुड़प्पा नहर निकाली गई है? कौन से प्रश्न से कुरनूल कुड़प्पा? ये मिसलेनियस टाइप के प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अगर आपके गलत हो जाएं तो बहुत दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस प्रश्न का जवाब क्या है? पेन्नूर, तुंगभद्रा, कावेरी या पलार, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। तो ये है तुंगभद्रा। क्या है? तुंगभद्रा। आगे कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों को वर्षा के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये भी मिसलेनियस टाइप का ही प्रश्न है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोईआ, ठीक है, कोलकाता, इलाहाबाद और अहमदाबाद, यही सही है। इस तरह से 62 क्वेश्चन आपके क्या हो गए? हल हो गए। और 62 क्वेश्चन ना केवल 62 क्वेश्चन थे, बल्कि यह कम से कम 150 के करीब हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी बताते जाइएगा। जुड़िए एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर या एग्जाम टाइम अकेडमी से, ठीक है। कमेंट करिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। आप अपनी तैयारी करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी मित्रों। नमस्कार।